बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इमिली डिकिंसन की पोइम दिस वाज अ पोइट इट इज़ डैड को डिस्कस करेंगे। यही पोइम की स्टार्ट लाइन है और यही पोइम का नेम है। ऐसा क्यों है, ऐसा हम वीडियो में जानेंगे। तो पहले थोड़ी सी इमिली डिकिंसन की हम बायोग्राफी जान लेते हैं। इमिली डिकिंसन जो कि अमेरिकन पोइट हैं, रोमांटिक एरा की, और 1830 से 1886 तक की इनका लाइफ स्पैन है। और इमिली डिकिंसन का निक नेम है द नन ऑफ अमहर्स्ट। ये क्यों है, अमहर्स्ट क्यों? क्योंकि वो वहाँ की रहने वाली थी। और नन का लफ्ज़ क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादातर वाइट ड्रेसेस पहनती थी। और इमिली डिकिंसन ने तकरीबन 1800 पोइम्स लिखी होंगी, लेकिन सिर्फ 7 ही उनकी लाइफ में प्रिंट हो सकी हैं, क्योंकि वो इसेंट्रिक थी अपने आप में, काफ़ी ज़्यादा वो इंट्रोवर्ट थी, उनकी खुद में रहने वाली थी, वो किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी। तो इस वजह से बहुत ही कम उनकी पोइम्स पब्लिश हुई हैं। और इमिली डिकिंसन गार्डनिंग की बहुत यानी कि शौकीन सी थी, इसलिए वंडर्स ऑफ नेचर दैट यूनिवर्सल, ये में इनकी पोइट की मेजर थीम्स रहे हैं इस पोइटिस की। और इमिली डिकिंसन ने अपनी पोइट्री में ना अनयूजुअल पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा वो यूज़ करती है, जैसे कि डैशेस वगैरह, जो कि हम इसकी पोइम में देखेंगे, विच मेक हर राइटिंग स्टाइल अनकन्वेंशनल। एंड एज शी वॉज इंट्रोवर्ट एंड eccentric, शी नेवर मैरिड इन हर लाइफ। तो ये थोड़ा सा उनकी बायोग्राफी हमने जान ली। अब हम इसकी पोइम करेंगे दिस वाज अ पोइट इट इज़ डैट। इनकी पोइम्स के साथ ना अक्सर नंबरिंग भी लिखी होती है, जैसे कि 448। ये ऐसे क्योंकि जिस पब्लिशर ने ना इनकी पोइम पब्लिश करते वो जिस नंबर पर आ रही थी, फिर उसी हिसाब से दे दिया। ये नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इस पोइम को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस पोइम में काफ़ी सारी डैशेस यूज़ हुई हैं। और जैसे कि हमें पता चल रहा है कि दिस वाज ए पोइट, तो वो इसमें पोइट की बात करेंगी। वो पोइट के बारे में क्या अपने व्यूज़ पेश करती हैं कि पोइट कैसा होता है, तो वो हम जानते हैं। दिस वाज अ पोइट इट इज़ डैट is a poem that talks about the immense power Dickinson feels as a poet। कि वो जो पोइट्री के बारे में वो जानती हैं कि पोइट का क्या पावर होता है, क्या रोल होता है उसका मुआशरे में, वो उसने इस पोइट्री में बयान की है। इस पोइम में ना उन्होंने अपने आप की फीलिंग्स एक शायर होने की हैसियत से रिवील की हैं, जो वो फील करती हैं कि एक शायर कैसा होता है, वो मुआशरे में क्या किरदार अदा करते हैं, तो वो उन्होंने बयान किया इस पोइम में। तो स्टार्ट करते हैं। इस पोइम का जो स्ट्रक्चर है वो 4 ही स्टैंसेस हैं और 4 लाइंस हैं हर एक स्टैंजा में। तो फर्स्ट स्टैंजा को हम पढ़ते हैं। दिस वाज ए पोइट इट इज़ डैट डिस्टिल्स अमेजिंग सेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी मीनिंग एंड अदर्स सो इमेंस। दिस वाज ए पोइट इट इज़ डैट, यानी कि पोइट वो होता है। डिस्टिल का मतलब है कि आप किसी चीज़ से ना एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल मीनिंग, किसी चीज़ से उसके अहम जो एस्पेक्ट हैं वो निकाल लेना। तो वो क्या करते हैं कि डिस्टिल्स अमेजिंग सेंस, वो अमेजिंग चीज़ों को बनाकर हमें पेश कर देते हैं, जिस पर हमारी अक्ल हैरान रह जाती है कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा। जैसे कि हम वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे थे, डैफोडिल एक आम आदमी भी देख ले, लेकिन जब उसने देखा तो उसने कैसे अच्छे अल्फाज में उसे पेश किया। तो ऐसे वो करता है, डिस्टिल्स अमेजिंग सेंस फ्रॉम ऑर्डिनरी मीनिंग, यानी कि आम जिंदगी से चीज़ों को वो उठाता है और उनमें से डिस्टिल्स कर देता है हमारे लिए एसेंशियल मीनिंग, जो वो निकाल लेता है। एंड अतर सो इमेंस, अतर मतलब उनको खुशबूदार बना देता है। सो इमेंस इनके इतने पावरफुल तरीके से उनको खुशबूदार बना देता है कि हमारे लिए वो चीज़ें खुशकुन बन जाती हैं, हमें वो चीज़ें अपील करती हैं, हम प्लेजर उनमें ढूंढने लग जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहला स्टैंजा। अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ हम मूव करते हैं। फ्रॉम द फेमिलियर स्पीशीज दैट पेरिश्ड बाय द डोर वी वंडर इट वाज नॉट आवर सेल्स अरेस्टेड इट बिफोर। अब इधर वो फेमिलियर स्पीशीज़ बाकी ऑथर्स को कह रही कि जो मेरे हम असर लोग थे, जो हमारे यानी कि मेरे ज़माने के लोग थे, डैट पेरिश्ड बाय द डोर। पेरिश्ड का मतलब है कि मर जाना, ठीक है। वो ये कह रही है डेट पेरिश्ड बाय द डोर
बाय द रोड मतलब कि यानी कि वो आसानी यानी कि उनकी मौत होगी पता भी नहीं चला, वो यानी कि पेरिश बाय द डोर। इन्होंने ना ये इसलिए भी शायद यूज़ किया है कि जब इनके पास विजिटर्स मिलने आते थे ना, तो वो यानी कि दरवाज़ों के पीछे वगैरह छुप जाते थे, यानी कि वो किसी के साथ यानी कि वो किसी के साथ घुलते मिलते नहीं थे। तो वो यहाँ पर ये बता रही हैं कि वो आसानी से मर जाते हैं, यानी कि वो खामोशी मौत मर जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। और वो यानी कि कामयाब होने से पहले, फेमस होने से पहले ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और वो आगे बता रही हैं, वी वंडर इट वॉज नॉट आवर सेल्स अरेस्टेड इट बिफोर। वो यहाँ पर अपने कब कह रही हैं कि कहीं मेरे साथ ही ऐसा ना हो जाए, इट वॉज नॉट आवर सेल्स कि मेरे साथ ही ऐसा ना हो जाए, अरेस्टेड इट बिफोर कि यानी कि कामयाब होने से पहले ही मैं मर जाऊँ और कामयाब ना हो सकूँ, फेमस ना हो सकूँ। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड स्टांजा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टांजा की तरफ। उसमें बयान कर रही हैं, ऑफ पिक्चर्स द डिस्क्लोजर द पोइट इट इज़ ही इंटाइटल अस बाय कंट्रास्ट टू कीजलेस पॉवर्टी। ऑफ पिक्चर्स तस्वीरें, द डिस्क्लोजर का मतलब है कि आप ना एक कॉन्फिडेंशियल सी इंफॉर्मेशन, जो कि छुपी सी इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज़ में, आप उनको बाहर निकालते हैं। वो कह रही हैं कि वो तस्वीरें जो हमारे सामने होती हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो कितने वो हमारे सामने लेकर आते हैं। द पोइट इट इज़ ही वो ये काम करता है। इंटाइटल्स अस हमें मुनव्वर कर देता है, हमें इंटाइटल कर देता है, यानी कि हमारी सोच में यानी कि रोशनी वगैरह पैदा कर देता है हमारी देखने की, जो उनसे हम किसी चीज़ को आम तरीके से देख रहे होते हैं, फिर जब वो पोइट के अल्फाज से गुजर कर आता है तो फिर उसका हुस्न निखर जाता है। वो ये बता रही हैं कि इंटाइटल्स अस बाय कंट्रास्ट। अब वो कंट्रास्ट किस चीज़ से है, टू कीजलेस पॉवर्टी। पोइट जो है वो इंटेलेक्चुअल गरीब नहीं होता, वो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल दिमागी यानी कि जहनी बात कर रही हैं कि वो यानी कि उसके पास हर एक चीज़ को देखने के लिए ना एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा होता है। और वो गरीब नहीं होता, वो बहुत ही यानी कि अमीर होता है अपनी थिंकिंग पावर में। तो यहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पोइट की तारीफ़ कर रही हैं। और फिर वो कह रही हैं, ऑफ पोर्शन सो अनकॉन्शियस द रोबिंग कुड नॉट हार्म हिमसेल्फ टू हिम अ फॉर्चून एक्सटीरियर टू टाइम। अब वो ये बता रही हैं कि ऑफ पोर्शन यानी कि वर्ल्डली नॉलेज जो उनसे है ना, सो अनकॉन्शियस द रोबिंग कुड नॉट हार्म। जो उनसे सारा नॉलेज है ना, वो तो उसके अनकॉन्शियस में है, जो कि उसका कोई यानी कि असल इल्म है ना, जो उसके अनकॉन्शियस में है, और द रोबिंग कुड नॉट हार्म, और उसको चुराया भी नहीं जा सकता। हिमसेल्फ टू हिम अ फॉर्चून एक्सटीरियर टू टाइम। वो कहते हैं कि पोइट तो बहुत ही किस्मत वाला होता है कि जो दुनिया की नहीं इनकी हकीकतों को समझता है, लोगों को समझता है। हिमसेल्फ टू हिम दुनिया को समझता है, वक्त को समझता है। एक्सटीरियर मतलब किस चीज़ को लोकेटेड होना, एक्सटीरियर टू टाइम। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे कि वो कह रही हैं कि वो वक्त को समझता है, लोगों को समझता है, उसके पास काफ़ी सारे तजुर्बात होते हैं, और पोइट इन सारी चीज़ों को समझता है, और जो सारा कुछ है ना वो उसके अनकॉन्शियस में होता है, और कोई चीज़ उसे चुरा नहीं सकती। अब हमने इसमें देखा कि उसने ना पहले पास्ट में बात की, और फिर वो पास्ट से ना प्रेजेंट में आ गई। जैसे कह रहे हैं दिस वाज अ पोइट, फिर आगे वो बात कर रही हैं हमारे पास प्रेजेंट टेंस में आ रही हैं। तो वो इस चीज़ से क्या कह रही हैं, by using the past tense followed by the present tense, Dickinson highlights the timeless quality of poetry। ठीक है, कि पोइट्री हर एक दौर में रहेगी, उसको कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती। उसकी पोइटिक पावर, उसकी इंटाइटिंग पावर, उसकी प्लेजिंग अपीलिंग पावर हमेशा रहेगी। अब ये जो पोइम है ना, ये एमिली डिकिंसन ने रॉल्फ वुडवर्ड एमर्सन्स की स्टेटमेंट थी, डेट पोइट्स आर थस लिबरेटिंग गॉड्स। ये उन्होंने ना उनसे यानी कि इम्प्रेस होकर शायद लिखी हो। ये कहा जाता है, राल्फ वाल्डो एमर्सन की स्टेटमेंट है, पोइट्स आर थस लिबरेटिंग गॉड्स। उनकी ये स्टेटमेंट थी। और इमर्सन का क्या बिलीव था, द पोइट इज़ अ सेयर द नेमर एंड रिप्रेजेंट्स ब्यूटी। तो इन्होंने भी इस पोइम में किस तरह ब्यूटीफुल वे में पोइट की पोइटिक पावर को बयान किया है। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तरफ जाएँ तो हम इसमें देखते हैं कि लॉट ऑफ डैशेस हैज़ बीन यूज्ड। डैशेस क्यों यूज़ किए हैं, थ्रू इट शी इज़ अलोइंग रीडर टू कंटम्पलेट द मीनिंग बिहाइंड ईच लाइन, के हर एक लाइन पर ना वो पोजेस के लिए यूज़ किया। डैशेस के थ्रू उसने पोजेस को कहा है कि जो मैं बात करूँ उस पर आप गौर व फिक्र करें, आप भी फिर उस पर एग्री हो जाएंगे।
तो ये था सारी पोइम जिसमें उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल वे में पोइट्री पावर को बताया है। तो अब इसके जो से थीम्स बनते हैं, तो इसके थीम्स को हम देख लेते हैं। पोइट्री एंड द पोइट, ये सेंट्रल थीम है इसका। इसके ज़रिए ना हमें वो ये बताती है कि पोइट वो होता है जिसके पास एक यूनिक किस्म के थॉट्स होते हैं, मिस्टिकल एबिलिटी होती है और अमेजिंग थॉट्स को वो एक्सप्रेस कर देता है। और पोइट के पास ना डिवाइन गिफ्ट होता है, वो इस काबिल होता है कि वो एसेंस ऑफ लाइफ को कैप्चर कर सके, वो खूबसूरत सी चीज़ों को बनाकर पेश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। वो हर एक चीज़ में से एक नई ही तख्लीकारी ढूंढ लेता है, इमेजिनेशन करके, फैसिनेटिंग करके उनको बयान कर देता है। वो हाइलाइट्स करते हैं क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव एस्पेक्ट्स को। और ये हमें बताता है कि पोइट क्या होता है, जो कि अपने वर्ड्स को ना बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल तरीके से कंपोज करता है। वीव का मतलब बुनना, तो वर्ड्स के लिए भी वो करते हैं कि वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि जैसी चीज़ें हमें बहुत ही खूबसूरत लगने लगें और वो रियलिटीज़ की बाउंड्रीज़ को ट्रांसेंड कर जाते हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं और वो इमेजिनेशन में इतने आगे चले जाते हैं। और वो ये बता रही है कि इस पोइट की एबिलिटी होती है कि ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्रेशंस में तब्दील कर सके। फिर है हमारे पास इंडिविजुअलिटी एंड नॉन कन्फर्मिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब कि पोइट की ना अपनी एक थिंकिंग होती है, यूनिक थिंकिंग होती है, उसकी इंडिविजुअलिटी थिंकिंग होती है। इंडिविजुअलिटी मतलब कि मुनफरद किस्म की। नॉन कन्फर्मिटी की ऐसे दूसरे और लोग मुआशरे के नहीं होते, जैसे कि पोइट का दिमाग होता है, जैसे कि पोइट देखने की बसीरत होती है उसकी। वैसे Dickinson often explores the theme of individuality and non-conformity in her poetry, and this poem is no exception. She presents the poet as a distinct, unconventional figure who operates outside the norms of society. Distinct मतलब मुनफरद किस्म का, अनकन्वेंशनल, जो कि दूसरे लोगों से हटकर होता है और वो मुआशरे के जो उनसे नॉर्म्स है ना उनसे थोड़ा दूर ही रहकर वो परफॉर्म करता है, मुआशरे में अपना किरदार दूसरे तरीके से निभाता है। और द पोइट्स यूनिक perspective and voice are celebrated, suggesting that true poetry arises from an independent spirit that does not conform to societal expectations। और वो ऐसे इंडिपेंडेंट स्पिरिट से उभर कर आती है और ये हमें बताता है कि ऐसे जो से ये आम कोई सोच नहीं है, ये पोइट की ही सोच है। और फिर नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ऐसे अब डिकिंसन्स पोइट्री ऑफन डेल्स का मतलब किसी चीज़ की गहराई में जाना, इनटू मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल थीम्स, एंड दिस पोएम इज़ इन्फ्यूज्ड विद अ सेंस ऑफ ट्रांसटेंस। इन्फ्यूज्ड का मतलब किसी चीज़ को जहन में डालना। The poet is portrayed as someone who can connect high realms of existence, transcending the limitations of the physical world. The poem hints the possibility of the poet's words having a transformative power that can elevate and uplift the reader's spirit। कि वो यानी कि रीडर्स के स्पिरिट को भी ऐसे उभार देते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी अक्ल सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वाकई ऐसा है, तो हमारे अंदर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है पोइट्री जोन सी है। तो ये था सारा। होप्स हो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।